नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। मैनपुरी से रघुराज शाक्य को चुनावी टिकट दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मैनपुरी से। तो आपको बता दें कि मैनपुरी से जहां समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ रघुराज शाक्य को मैनपुरी से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। अब जो टक्कर देखने को मिलेगी मैनपुरी उपचुनाव में, वो होगी डिंपल यादव और रघुराज शाक्य के बीच में। तो मैनपुरी से रघुराज शाक्य को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। मैनपुरी सीट की अगर बात करें तो लंबे समय से समाजवादी पार्टी का गढ़ ये सीट रही है और यहां से इससे पहले मुलायम सिंह यादव यहां पर थे। मुलायम सिंह यादव के पक्ष में हर बार यहां चीजें हुई और जो लोग हैं वहां के, वो काफी भावनात्मक रूप से मुलायम सिंह यादव से जुड़े रहे और अब उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई, जिसके बाद में समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी की इस विरासत को संभालने के लिए डिंपल यादव को आगे किया। डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी अब नाम का ऐलान कर दिया है। रघुराज शाक्य को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है मैनपुरी उपचुनाव में। तो देखना होगा कि इस बार आखिर जनता क्या वाकई जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है वो गढ़ रहेगा या नहीं। और वहीं आपको बता दें कि रामपुर से आकाश सक्सेना को प्रत्याशी बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जो जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, देखिए मैनपुरी और रामपुर के लिए, दोनों ही जगहों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नामों का ऐलान कर दिया है। रामपुर से आकाश सक्सेना को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं मैनपुरी से रघुराज शाक्य को अपना प्रत्याशी बनाया बीजेपी ने। तो चलिए, हमारा संपर्क अभी टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही। मैनपुरी से रघुराज शाक्य को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। अब जब नतीजे आएंगे तो देखना होगा कि वहां पर आखिर जनता किसे ज्यादा पसंद कर रही है। हमारे साथ में एक बार फिर से ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। ब्रजेश जी, देखिए खतौली से भी राजकुमार को टिकट दिया गया और मैनपुरी से रघुराज शाक्य को टिकट दिया गया है, यानी कि तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त अपने उम्मीदवारों की जो सूची है जो ऐलान कर दिया है नामों का। बिल्कुल, देखिए इंतजार किया जा रहा था लंबे समय से कि आखिर कौन इन 3 सीटों पर कौन प्रत्याशी बनेगा। तो आखिरकार अब बीजेपी ने ऐलान कर दिया है, खतौली की सीट हो या फिर मैनपुरी की सीट हो, इन जगह से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है। सबसे बड़ी जो नजर थी वो थी मैनपुरी। मैनपुरी से कौन आता है, तो उसके लिए रघुराज सिंह शाक्य को मैनपुरी से प्रत्याशी बनाया गया है। रामपुर से आकाश सक्सेना को दोबारा रिपीट किया गया है, तो वहीं खतौली से राजकुमारी सैनी को प्रत्याशी बनाया गया है। तो सीधी सी बात यह है कि विक्रम सैनी की विरासत को आगे बढ़ाएंगी राजकुमारी सैनी, और आकाश सक्सेना ने चूंकि आजम खान के खिलाफ बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी और आखिरकार उन्हें दोबारा फिर से प्रत्याशी बना करके बीजेपी ने वो फैसला लिया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, रघुराज सिंह शाक्य समाजवादी पार्टी में कभी जो है एक कद्दावर नेता के तौर पर उनकी अपनी इमेज थी। इटावा से वो 2 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे रघुराज सिंह शाक्य, और आज रघुराज शाक्य को जो है बीजेपी ने मैनपुरी के उपचुनाव से जो है उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे उपचुनाव में अब डिंपल यादव के खिलाफ रघुराज सिंह शाक्य खड़े होंगे, यानी कि पुराने समाजवादी अब भगवा होकर के अब डिंपल यादव के मुकाबले खड़े होंगे। बीजेपी ने एक बार फिर उस जातीय सियासत को साधा है, उस जातीय सियासत को जो है साधने की कोशिश की, क्योंकि यादव वोट बैंक के बाद अगर हम बात करें जो है, तो यादव के बाद जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो वोट बैंक है जो है शाक्य बिरादरी का। लगभग 3 लाख के आसपास मैनपुरी लोकसभा सीट में शाक्य बिरादरी का वोट है। ऐसे में शाक्य, इससे पहले प्रेम सिंह शाक्य को 3 बार मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़ाया गया था। मैनपुरी से वो 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे। पिछली बार नजदीकी अंतर से लगभग 44,000 वोटों से वो जो है उन्हें हार मिली थी, लेकिन बावजूद उसके जो है इस बार फिर शाक्य बिरादरी को दिया गया। लेकिन इस बार थोड़ा सा समीकरण बीजेपी ने बदला है।
बीजेपी ने पुराने समाजवादी पार्टी के नेता को ही बीजेपी से टिकट दिया है, रघुराज सिंह साक्य को। तब देखना होगा कि मुकाबला किस तरह का होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इस मुकाबले में सबसे दिलचस्प मोड़ यह है कि यह शिवपाल यादव का जो फैक्टर है वो सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। शिवपाल यादव कहां और किसके साथ खड़े नजर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ये तय होगा कि शिवपाल यादव इस पूरे जो लड़ाई में कहां पर खड़े होते हैं। क्या वो परिवार के साथ खड़े होते हैं या परिवार के खिलाफ खड़े होते हैं, ये अपने आप में बेहद अहम है। तो इसकी लड़ाई इस वक्त होने जा रही है जो है। तो आखिरकार बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, रघुराज सिंह साक्य को प्रत्याशी बना दिया है और उनकी प्रत्याशिता बहुत कुछ तय करने वाली है। ब्रजेश जी, एक और मेरा सवाल, क्योंकि आप काफी लंबे समय से इस राजनीति कवर कर रहे हैं, आप एक एक चीज को समझते हैं राजनीति की, तो मैनपुरी से आखिर किस रणनीति के तहत बीजेपी ने रघुराज शाक्य को चुनावी मैदान में उतारा है? क्या सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो शाक्य जो वोटर्स हैं उन पर सीधी नजर है? देखिए कृतिका, सबसे बड़ी बात यह है, मैंने आपको पहले बताया कि मैनपुरी की अगर हम लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर वो जो जातीय सियासत है वो सबसे ज्यादा अहम होती है। और जातीय सियासत की लड़ाई में बीजेपी चाहती थी कि वो उस प्रत्याशी को उतारे जो कास्टिज्म फैक्टर को साधता हो। और उसी कड़ी में एक बड़ा हिस्सा है रघुराज सिंह साक्य की जो है उनके नाम का ऐलान होना। शाक्य बिरादरी यादव वोट बैंक के बाद जो सबसे बड़ी बिरादरी है वो यहाँ पर है। और ऐसे में इसको लेकर के बीजेपी ने वो सियासी दांव खेल दिया। देखिए, पहले सबसे ज्यादा जो 4.5 लाख के आसपास यादव वोट है, 3 लाख के आसपास यहाँ पर शाक्य वोट है, उसके बाद क्षत्रिय है, उसके बाद ब्राह्मण है, उसके बाद एसटी और ओबीसी है, मुस्लिम वोट भी लगभग यहाँ पर 50 से 60 हजार के आसपास है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जातीय समीकरणों में दूसरी जो सबसे बड़ी बिरादरी है वो शाक्य है। इसीलिए बीजेपी ने शाक्य बिरादरी पर दांव चला है कि अगर यादव वोट बैंक एकमुश्त होता है समाजवादी पार्टी के लिए तो शाक्य वोट बैंक काटा जा सके। और आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने एक बड़ा दांव चला था अभी डिंपल यादव के नाम के ऐलान से ठीक पहले। आलोक शाक्य जो पूर्व मंत्री भी है, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे, उनको जिलाध्यक्ष बनाया मैनपुरी का, मात्र इसीलिए ताकि एक तरफ यादव प्रत्याशी और शाक्य जिलाध्यक्ष दोनों को मिलाकर शाक्य का वोट बैंक काटा जा सके। तो यहाँ पर जो लड़ाई है मैनपुरी में वो जातीय समीकरणों की लड़ाई है। और उस जातीय समीकरणों की लड़ाई में कहीं ना कहीं बीजेपी ने अब शाक्य पर भरोसा जताया है। तमाम नाम चर्चाओं में थे, लेकिन उन तमाम नामों को दरकिनार करके रघुराज सिंह साक्य को जो है प्रत्याशी बनाया गया है, क्योंकि उन्हें बेहतर तरीके से मालूम है समाजवादी पार्टी की एक रणनीति मालूम है। वो लंबे समय तक समाजवादी पार्टी में रहे, फिर प्रसपा में गए और उसके बाद जब प्रसपा से भी टिकट नहीं मिला तब वो बीजेपी में आ गए। अब बीजेपी ने मैनपुरी की लड़ाई में रघुराज सिंह साक्य को उतारा है। अब देखना यह होगा कि रघुराज शाक्य क्या कुछ करिश्मा कर पाते हैं, क्योंकि अब लड़ाई सबसे बड़ा फैक्टर, मैं पहले भी कह रहा था अभी भी कह रहा हूं, इस कास्टिज्म की लड़ाई में शिवपाल यादव डिसाइडिंग फैक्टर होने वाले हैं। शिवपाल यादव अगर साइलेंट रहते हैं तो इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जसवंत नगर विधानसभा इसका हिस्सा है, इसी लोकसभा सीट का हिस्सा। और जसवंत नगर से शिवपाल यादव जो है वहां से जो है विधायक है, करहल से खुद अखिलेश यादव विधायक हैं। यानी कि 2 महत्वपूर्ण विधानसभा, चाचा भतीजे की 2 विधानसभाएं मिलकर के ये पूरा जो है ये लोकसभा सीट बनाती है। तो अपने आप में ये बेहद अहम है, ये सीट बेहद अहम है। ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। तो फहीम भी हमारे संवाददाता वहां से बन गए हैं, वहां से जुड़े हुए हमारे साथ में। फहीम, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रही है इस वक्त आपको? भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। आकाश कुमार सक्सेना को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट का ऐलान करने के बाद यहाँ मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। रामपुर के अंदर इस वक्त जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, क्योंकि जिस तरह से आजम खान के खिलाफ आकाश सक्सेना लड़ते रहे हैं और बहुत सारे मुकदमों में बादी हैं, उसको देखने के बाद ये मुकाबला बहुत दिलचस्प हो चला है। क्योंकि आजम खान और आकाश सक्सेना जो है काफी मामलों में एक दूसरे से भिड़ चुके हैं। दूसरी बात ये मैं ये भी बता दूं कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से दोनों का मुकाबला हुआ था, आकाश कुमार सक्सेना उसमें धराशायी हुए थे,
जी, और आजम खां को उसमें 52,000 वोटों से जीत मिली थी। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि रामपुर के अंदर क्या क्या दोबारा से ये कमल खिलाने की कवायद जो चली है ये कामयाब होगी, या फिर आजम खां कामयाब हो पाएंगे अपने इस सीट को बचाने में, क्योंकि ये आजम खां का 45 साल का किला है और इस किले को ढहाने में, गिराने में, ध्वस्त करने में कोई भी कसर सरकार नहीं छोड़ेगी। पूरी मंत्रियों की फौज यहाँ होगी और आजम खां खुद पूरा सा दम लगाएंगे। और आज आजम खां 6 बजे अपने दारुल अवाम जो उनका दफ्तर है वहां पे सभा करेंगे और सभा में प्रत्याशी का ऐलान करेंगे। तो आज जो है ये बहुत ही खास दिन है रामपुर के लिए, बहुत ही अहम दिन है। और आज सियासत का जो पारा है रामपुर के अंदर बहुत हाई है। इस टाइम जो है सारे जो पार्टियां हैं वो उसमें लगी हुई हैं कि ये आजम खां का इशारा किधर होगा, आजम खां के परिवार से कोई लड़ेगा या फिर वो खुद प्रत्याशी उनकी बहू या उनकी पत्नी होंगी। तो जिस तरह से पूरा मामला सामने अभी आना बाकी है, लेकिन आकाश कुमार सक्सेना के चुनाव में उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो चला है। जी, आज जिस तरीके से देखा है तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी किसी प्रत्याशी के नाम की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। मैं आपको बता दूं कि आजम खान ने आज 6 बजे ऐलान किया है। उनके यहाँ आज मीटिंग है और मीटिंग में वो ऐलान करेंगे कि इसमें प्रत्याशी कौन होगा और किस तरह से वो किसको लड़ाएंगे। ये थोड़ा सा अभी इसमें वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। जी ठीक है, चलिए शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ में हमारे साथ हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर से सचिन जौहरी भी जुड़ गए हैं। सचिन, देखिए खतौली से लगातार चर्चा चल रही थी कि आखिर किसके नाम पर बीजेपी मोहर लगाएगी, और लेकिन अब खतौली से राजकुमारी सैनी को टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कितनी लड़ाई इस वक्त देखने को मिल सकती है इस बार उपचुनाव के दौरान? देखिए, पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि राजकुमारी सैनी को ही टिकट मिलेगा, क्योंकि राजकुमारी सैनी जो विधायक यहाँ के विक्रम सैनी थे उनकी धर्मपत्नी है। और विधायक जो विक्रम सैनी है वो 2 चुनाव जो पहले 2017 में और अब 2022 में चुनाव जीत चुके हैं। उन्हीं की अयोग्य होने के बाद ये सीट खाली हुई थी। तो राजकुमारी सैनी यहाँ पर एक मजबूत चुनाव लड़ेगी और उनके सामने जो रालोद ने प्रत्याशी उतारा है मदन भैया, वो बाहरी बताया जा रहा है। उसको लेकर अंतर कलह भी यहाँ पर रालोद में देखने को मिली है। तो बड़ी मजबूत स्थिति में राजकुमारी सैनी जो है वो चुनाव लड़ेगी और एक मजबूत स्थिति में भाजपा यहाँ पर रहेगी। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ में इस वक्त एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश जी, देखिए 3 सीटों पर उपचुनाव, जिसमें तीनों ही सीटें अपने आप में काफी खास और अहम मायने रखती हैं, फिर चाहे वो मैनपुरी की सीट हो, रामपुर हो या खतौली हो। हालांकि अगर बात करें मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट की, तो यहां से राजकुमारी सैनी को बीजेपी ने टिकट दिया है, तो वहीं आरएलडी और सपा इस सीट पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। तो आरएलडी ने मदन भैया को चुनावी मैदान में उतारा है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो सियासी समीकरण है वो बिल्कुल अलग है। वहां पर भी कास्टिज्म फैक्टर को साधने की बात की गई है। देखिए उत्तर प्रदेश सियासत में आप भले विकास की कितनी भी बात कर लीजिए, लेकिन आखिरकार सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से जो है उस जातीय समीकरणों को साधती नजर आती हैं। राजकुमार सैनी को माफ कीजिएगा, राजकुमारी सैनी जो विक्रम सैनी की पत्नी है, उनको मुजफ्फरनगर से टिकट देकर के कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक बड़ा दांव चला है। क्योंकि सैनी समाज को जो है खुश करने के लिए उन्होंने इसके साथ सिंपैथी वोट बैंक, वो तमाम चीजें, क्योंकि ये ध्यान दीजिएगा कि विक्रम सैनी के ऊपर जो आरोप लगे थे, दरअसल वो मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर के आरोप लगे थे और उस दंगों के नायक हैं ये सारे लोग। 2013 में जो दंगे हुए थे उसके नायक के तौर पर सामने आए थे और यही वजह कि 2 बार वो विधायक बने। ऐसे में वो कोई अपराध नहीं है, वो किसी अपराधी के तौर पर नहीं, बल्कि वो अपने आप को शहादत के तौर पर दे रहे हैं कि देखिए उस दंगों में जो है हमने बढ़ चढ़ करके भूमिका निभाई थी, लोगों को बचाने के लिए, लोगों को जो है आगे ले जाने के लिए, और उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा कि हमें आज जो है कोर्ट ने सजा दे दी है। तो ऐसे में अब अपनी पत्नी को आगे कर करके वो सिंपैथी वोट बैंक हासिल करने की कोशिश की जा रही है, वो कास्टिज्म फैक्टर को साधने की कोशिश की जा रही है। और जहां तक रही बात आरएलडी प्रत्याशी की, तो आरएलडी से मदन भैया के आ जाने से वहां पर कहीं ना कहीं सियासत थोड़ा सा एक अलग करवट पर बैठ गई, क्योंकि प्रत्याशी को लेकर के खुद आरएलडी के अंदर असंतोष है। यही गलती जयंत चौधरी ने 2022 के चुनाव में की, कहीं बाहरी प्रत्याशी ले आए, कहीं पर उन्होंने कास्टिज्म फैक्टर को दरकिनार कर दिया। इस बार वो लाए तो जो है जाति समीकरणों को तो उन्होंने साधा, लेकिन प्रत्याशी चूंकि बाहर से लेकर के आए और वो बाहरी बनाम जो आंतरिक मुद्दा है वो इस वक्त भारी पड़ता नजर आ रहा है आरएलडी के लिए। अब नतीजे क्या होंगे तो आगे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो सियासी समर है वो पश्चिम का, वो बेहद पेचीदा हो चला है।
बिल्कुल पेचीदा भी हो गया। और अगर रामपुर की अगर हम बात करते हैं तो रामपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने आकाश सक्सेना को चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी किसी भी नाम की घोषणा नहीं की गई। इससे पहले जो रामपुर का लोकसभा उपचुनाव जब हुआ था तो ये सीट बीजेपी ने अपने कब्जे में ले ली थी, लेकिन अब जब रामपुर विधानसभा सीट पर चुनाव हो रहा है तो बीजेपी की सीधी नजर है कि इस सीट पर भी कमल खिलाया जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आकाश सक्सेना बीजेपी के लिए वो तुरुप का पत्ता है जिसने आजम खान के उस पूरे साम्राज्य को नेस्तनाबूद किया। आकाश सक्सेना की एक एक शिकायत पर जो है आजम खान के खिलाफ मामले दर्ज हुए और जो लास्ट में जाकर के 27 महीने आजम खान को जेल में रहना पड़ा, वो आकाश सक्सेना ही उसके पीछे थे। और यही वजह थी कि 2022 के चुनाव में आकाश सक्सेना को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा था आजम खान के खिलाफ, लेकिन तब आकाश सक्सेना को हार झेलनी पड़ी थी। अब आजम खान चुनाव मैदान से बाहर हो गए हैं। जाहिर तौर पर आज शाम को जो है आजम खान वहां रामपुर के प्रत्याशी के नाम का ऐलान करेंगे और बहुत संभावना है कि उनकी पत्नी चुनाव मैदान से आ सकती हैं या उनकी फिर बहू जो है छोटी बहू चुनाव मैदान में आ सकती हैं, लेकिन यह फैसला शाम को तय होगा। लेकिन आकाश सक्सेना को दोबारा रिपीट करके बीजेपी ने यह बताया है, एक बार फिर वो मैसेज देने की कोशिश की है कि जिसने आजम खान के साम्राज्य को नेस्तनाबूद किया, बीजेपी उसे अपना प्रत्याशी बनाकर ला रही है। बीजेपी ने आकाश सक्सेना पर दोबारा दांव लगाया है। इन तीनों ही सीटों पर उपचुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे और 8 दिसंबर को कहीं ना कहीं यह अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि आखिर रामपुर, मैनपुरी और खतौली में जनता का मूड क्या है 2024 के लिए। ये 24 के सेमीफाइनल होने वाले हैं बाई इलेक्शन, और खास करके मैं इस समय सैफई में मौजूद हूं और कहते हैं जो सैफई की सियासत है वो देश की तो नहीं, लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश की सियासत की धुरी जरूर बन चुकी है। मैनपुरी पर सबकी निगाहें हैं। ये सत्ता का सेमीफाइनल है, 2024 के लिए सेमीफाइनल है। इसका क्या नतीजा होगा ये बहुत कुछ तय करेगा 2024 में, क्योंकि अगर यहां से डिंपल यादव चुनाव जीतती हैं तो 2024 के लिए अखिलेश की दावेदारी मजबूत होगी। अगर यहां से डिंपल चुनाव हारती हैं तो अखिलेश की दावेदारी कमजोर होगी। ये अपने आप में सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कस्टिज्म फैक्टर को साधने की बीजेपी ने कोशिश की है, यादव बनाम जो शाक्य बनाने की ये पूरा इस चुनाव को कोशिश की है, ये अपने आप में बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब ये देखना होगा कि इस बार मायावती साइलेंट है और मायावती के साइलेंस होने के बाद क्या उसका माइलेज बीजेपी को मिलता है, ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला। दो महत्वपूर्ण है यहाँ पर, एक तो शिवपाल यादव फैक्टर महत्वपूर्ण होगा और दूसरा मायावती फैक्टर महत्वपूर्ण होगा। 2019 में मायावती और अखिलेश यादव एक साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे, तब नजदीकी अंतर से जो है प्रेम सिंह साक्य जो है चुनाव हारे थे। इस बार मायावती उपचुनाव से बाहर रहेंगी, शिवपाल यादव जो है परिवार से नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में वो क्या फैक्टर बनेगा ये देखने वाली बात होगी। अगर देखा जाए तो अगर समय रहते ही शिवपाल सिंह यादव को मना लिया जाता है तो कहीं ना कहीं काफी फायदेमंद साबित हो सकता है समाजवादी पार्टी के लिए। अच्छा कृतिका, कुछ लोग हैं मैं उनसे भी गुरुवात करते हैं। जी बेशक जी। अब रघुराज शाक्य को जो है प्रत्याशी घोषित कर दिया, क्या कोई शिवपाल यादव कोई फैक्टर होंगे, क्या शिवपाल यादव को मना लेंगे क्या? ऐसा है, आपको भी पता नहीं है कि चाचा पूरी तरीके से परिवार के साथ हैं और चाचा डिंपल भाभी जी के साथ चुनाव प्रचार कराएंगे और भाभी की बहुत बड़ी जीत होगी। यहाँ प्रत्याशी कोई मायने नहीं रखता है, ये नेताजी का गढ़ है और ये समाजवादियों का गढ़ और नेताजी का गढ़ शुरू से रहा है। यहाँ प्रत्याशी कोई भी हो, बड़ी जीत होगी और समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। अच्छा, जो जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की, इधर शाक्य लड़ाया गया, उधर यादव लड़ाए गए, इसका कोई असर पड़ेगा क्या? इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और पूरी तरीके से हर जात का, हर धर्म का लोग समाजवादी पार्टी के साथ है। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जब से समाजवादी पार्टी ने और उससे पहले भी हमेशा समाजवादी को गढ़ रहा है और कभी यहाँ बीजेपी नहीं चुनाव जीती है। बिल्कुल, ये बात सही कह रहे हैं कि ये अगर ओवरऑल 1996 के बाद से समाजवादी पार्टी यहाँ अपराजय रही है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि तब और अब में कहते हैं दरिया में बहुत पानी बह चुका है, सियासत बदल चुकी है। पूरा परिवार तब एक साथ था, पूरा परिवार एक साथ मिल करके चुनाव मैदान में था। नेताजी उस वक्त साथ में थे। नेताजी की अपनी जो है पहचान किसी से छिपी नहीं है। नेताजी ने इस मैनपुरी और सैफई के लिए क्या कुछ किया है वो यहाँ के नुमाइंदे जानते हैं। तो परिस्थितियां बदल चुकी हैं, लेकिन बदली परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी का सरप्लस है वो सिंपैथी वोट बैंक, सरप्लस है वो मुलायम सिंह यादव का ना रहना, वो जो सहानुभूति है उसका बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी को सैफई में मिल सकता है। लेकिन सवाल ये भी लगातार बना हुआ है कि जितना प्यार अभी तक मुलायम जी को मिला है, क्या उतना ही प्यार उनकी बहू डिंपल यादव को भी वहां की जनता देगी?
देखिए, अभी कृतिका में बात कर रहा था बहुत सारे लोगों से, तो उनका ये कहना था कि देखिए अब इस पूरी विरासत की जंग में बहू आए या भाई आए, लेकिन जो सैफई में आएगा, सैफई परिवार से, वो उनका जो है एक तरह से जो करीबी होगा और उसको जिताने के लिए वो कुछ भी जतन करेंगे। तो डिंपल यादव के चुनाव मैदान में आने के बाद लोग खासे खुश हैं कि चलो कम से कम ससुर की विरासत को बहू आगे बढ़ाएगी। लेकिन बस एक घूम फिर करके पूरी कहानी शिवपाल यादव पर टिकती है कि क्या शिवपाल यादव अगर साइलेंट भी रहते हैं तो भी कोई बहुत नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर वो बगावती रुख अख्तियार करते हैं, अगर वो कहीं किसी दूसरी पार्टी के प्रत्याशी के लिए अगर प्रचार करते हैं या फिर चुनाव मैदान में अपना कोई प्रत्याशी उतारते हैं, तो जाहिर तौर पर एक पसोपेश की स्थिति यहाँ के लोगों के लिए आएगी। लेकिन सैफई, आपका करहल, आपका जसवंत नगर, वो तमाम ऐसी बेल्ट है जो नेताजी के नाम से जानी जाती है और नेताजी के नाम पर यहाँ पर चुनाव होता है। तो एक बार फिर नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए ही सही यहाँ के लोग वोट करेंगे। और कल अखिलेश यादव ने कहा भी है कि आप नेताजी को अगर श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो इस बार की जीत को ऐतिहासिक बना दीजिए। तो सीधी सी बात है, समाजवादी पार्टी वो सिंपैथी वोट बैंक गेन करने की कोशिश भी कर रही है, वो इमोशनल अटैचमेंट बनाने की कोशिश भी कर रही है, नेताजी के किए गए काम, नेताजी की अपनी छवि को भुनाने की कोशिश भी कर रही है। तो ये तमाम चीजें नतीजों को तय करेंगे। तो 8 तारीख को ये तय होगा कि नतीजे क्या आएंगे। लेकिन जो लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प हो गई है। बेहद दिलचस्प तो हो ही गई है, लेकिन साथ ही अगर डिंपल यादव के करियर पे अगर हम जो अभी तक का उन्होंने जितने भी चुनाव लड़े उन पर अगर हम नजर डालते हैं तो 4 चुनाव उन्होंने लड़े और 4 चुनाव में 2 में उन्हें हार मिली, 2 में उन्हें जीत मिली है। 2009 में उन्हें हार मिली, 2012 में जीत दर्ज की, 2014 में जीत दर्ज की, उसके बाद में जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें भी उन्हें हार मिली है। तो ऐसे में डिंपल यादव जिन्होंने 2 चुनावों में जीत दर्ज की, 2 चुनावों में हार जीत गई, तो ये 5वां चुनाव कैसा रहेगा, इस पर हम सभी की नजर जरूर बनी रहेगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए, अगर विरासत की जंग की बात करें, विरासत में उत्तराधिकार की बात करें, तो डिंपल यादव थोड़ा कमजोर पड़ी हैं। फिरोजाबाद में जब अखिलेश यादव ने अपनी सीट छोड़ी थी, उस वक्त उपचुनाव में डिंपल यादव को लड़ाया गया, डिंपल यादव वहां से चुनाव हार गई। लेकिन अगला उपचुनाव जब वो कन्नौज से चुनाव लड़ी तब वो जीत गई। उसके बाद जो दूसरा चुनाव था वो एक तरह से बहुत बामुश्किल चुनाव जीती थी और तीसरा चुनाव वो हार गई। यानी कि जो कन्नौज में अखिलेश यादव की विरासत थी वो भी उन्होंने गंवा दी थी। लेकिन ये दरअसल सैफई है, ये मैनपुरी है। मैनपुरी का मतलब सैफई, और सैफई का मतलब है समाजवादी खानदान, समाजवादी परिवार, मुलायम सिंह यादव का परिवार। तो यहाँ पर लड़ाई विरासत से ज्यादा यहाँ पर लड़ाई परिवार की है। यहाँ पर बात यह है कि मुलायम सिंह यादव का प्रतिनिधि बन करके कौन आया है। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर डिंपल यादव आई हैं। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, क्या लगता है यहाँ की लड़ाई में कोई इंटरेस्टिंग फैक्टर देख रहे हैं क्या? कि एक अच्छा चुनाव हो रहा है, डिंपल यादव की बहुत भारी जीत होगी, नेताजी की विरासत है और यहाँ तो कोई भी चचा का कोई फैक्टर काम करेगा क्या? चचा अभी नहीं, चचा 2 दिन बाद डिंपल के लिए ही प्रचार करें खुल के, ऐसे नहीं खुल के करेंगे चचा। अभी नाराजगी, इस नाराजगी का नुकसान होगा क्या? कोई नाराजगी नहीं है। अच्छा, मतलब सब साथ आ जाएंगे परिवार, सब साथ यहाँ बहुत। अच्छा ब्रजेश जी, एक सवाल मेरा ये बन रहा है कि अगर साथ हैं तो नामांकन के दौरान आखिर साथ क्यों नहीं नजर आए चाचा? पापा के अलावा कोई जीतेगा नहीं, बहुत वोटों से जीत होगी। यहाँ तो सब मंत्री जी के ही बच्चा नहीं, नेताजी की उस पर कोई सवाल। लेकिन शिवपाल यादव जी कल नामांकन में भी साथ नहीं दिखाई दिए, कहते हैं वो नाराज हैं, वो कह रहे हैं नेताजी को उत्तराधिकार नहीं। शिवपाल सिंह इसलिए नहीं गए को उन्हें भाई का, नेताजी का बहुत बड़ा मतलब कष्ट था, इसलिए वे दुख के मारे नहीं गए। तो बहु लड़ाई जीतेंगी? बिल्कुल बहुत भारी। आप सब लोग साथ दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे, तन मन देते रहेंगे। तो नेताजी के नाम पर वोट पड़ेगा इस बार? नेताजी के नाम पर कब पड़ेगा? बीजेपी ने रघुराज शाक्य को लड़ाया है, तो क्या जाति समीकरण कुछ काम करेंगे क्या यहाँ? रघुराज शाक्य क्या थे, यहाँ से 2 बार सांसद किया है, सपा समाजवादी पार्टी से ही 1 बार विधायक बनाया है। 2 बार विधायक, 1 बार सांसद रहे वो। हाँ, यहाँ सपा से ही हुए हैं। सपा से ही इन्होंने ही लड़ाया है। तो क्या कोई लड़ाई जोरदार हो पाएगी? कोई मतलब ही कोई महत्व नहीं है यहाँ पे। सपा के अलावा, समाजवादी डिंपल के अलावा, डिंपल भाभी के अलावा कोई महत्व नहीं है यहाँ किसी का, अखिलेश के अलावा।
देखिए ये सैफई की जनता है, ये सैफई कह रही है विपक्षी कोई भी होगा जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक ही फैक्टर काम करता है, वो है नेताजी का फैक्टर। जी। और जिसको नेताजी का प्रतिनिधि बनाकर भेज दिया गया वो यहाँ सबके लिए सर्वमान्य है। तो ये है सैफई की सियासत, ये है मैनपुरी की सियासत। बिल्कुल ब्रजेश जी, वाकई इंतजार करना होगा कि मैनपुरी की सियासत में वहां की जनता क्या उतना ही प्यार डिंपल यादव को भी देती है जितना प्यार उन्होंने नेताजी को दिया है। चलिए आप लगातार वहां बने रहिए, आगे और भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। तो लगातार अब इंतजार सिर्फ 8 दिसंबर का है, जब इन तीनों ही सीटों पर चुनाव के बाद में नतीजे आएंगे। तो देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इन तीनों में से कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर पाती है या तीनों ही सीटें खो देती है। खैर, आने वाला वक्त बताएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा, जल्द हाजिर होते हैं।